वही फना एक कोने में बैठकर अपना मुंह दबाकर जोर जोर से रो रही थी। उसका शरीर अभी भी डर की वजह से थर-थर कांप रही थी। फना उस बार क्लब से भाग जाती है। जब वह घर पहुंची तो बेड पर गिरते ही वह जोर जोर से रोते हुए बस यही बोल रही थी कि मम्मा पापा आप कहाँ चले गए, मुझे छोड़कर, मुझे भी अपने साथ ले चलते। उसके पेट में इतना तेज दर्द होने लगा था गिरने की वजह से कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। फना नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी उसकी और दर्दनाक होने वाली है। अब आगे। नींद में ही फना रोते हुए बड़बड़ा रही थी। वह इस स्ट्रोम से नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उसे खुद को संभालना था। निशा जब घर आई तब उसने देखा कि फना को बहुत तेज बुखार था। उसने उसे उठाने की कोशिश की और रात भर वह फना के सर पर गीली पट्टियां रख रही थी ताकि फना का बुखार उतर जाए। वह हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मनी प्रॉब्लम की वजह से कुछ डर भी रही थी और उसके साथ जो हादसा हुआ था उसने उसके कॉन्फिडेंस को और लॉक कर दिया था। वह दुनिया से अब छुप कर रहना चाहती थी। ऐसे ही सुबह हो गई। निशा भी फना के बगल में ही सो रही थी। आफ्टर ऑल वह भी पूरा दिन काम करती थी। रात में कब उसकी आंख लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता। इन दिनों निशा भी फना के लिए बहुत परेशान हो रही थी। अगली सुबह निशा ने फना को काम पर जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन फना ने पेन किलर लेते हुए कड़वाहट से कहा, मुझे काम करना होगा निशु, अदरवाइज सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तुम कब तक संभालेगी, मैंने रेंट भी नहीं दिया है और हमारा राशन भी खत्म होने वाला है। निशु भी चाहकर नहीं रोक पाती फना को। फना किसी तरह खुद को संभालती है और फिर वह चोल से बाहर निकल गई। फना ने ऑटो लिया। उसके पास अब थोड़े ही पैसे बचे थे। फना ऑटो वाले को पैसे देती है और फिर वह होटल के अंदर चली गई। कपड़े बदलकर वो रेगुलर डे की तरह अपना काम कर रही थी। धीरे धीरे देखते ही देखते रात हो गई। फना को आज बार क्लब जाने में डर लग रहा था कि कहीं दोबारा से उसकी मुलाकात उसे 6 फुट 3 इंच के आदमी से हो गई तो। फना अभी डरती हुई यह सब कुछ सोच ही रही थी। आज चाह कर भी वह अपने कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। फना ने जब फोन पर हो रहे फ्लैश में उस नाम को देखा तो उसने डरते हुए अपना हाथ बढ़ाकर उस फोन को उठा लिया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। हेलो, आप फना बोल रही हूँ। यह हॉस्पिटल के डॉक्टर का कॉल था जो उसके भाई का ट्रीटमेंट कर रहे थे। फना ने धीरे से कहा, यस डॉक्टर, बोलिए। आप अर्जेंटली हॉस्पिटल आ जाइए। हमें आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। यह सुनकर फना घबराते हुए बोली, डॉक्टर, मेरा भाई ठीक तो है ना? देखिए, हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, आपको हॉस्पिटल आना होगा। उसके बाद ही हम आपसे बात करेंगे। उस डॉक्टर ने इतना कहा और फना के मुंह पर ही कॉल कट कर दिया। फना डिसअपॉइंट होकर ऑटो से अस्पताल पहुंच जाती है। जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है तो वह डॉक्टर की केबिन में बैठी हुई थी। डॉक्टर उससे यह बोल रहे थे कि आपको जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना आपके भाई का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। हमने इसे कुछ दिनों के लिए होल्ड कर दिया था, सिर्फ आपके कहने पर। अगर हमने ज्यादा देर की तो आपका भाई बच नहीं पाएगा। हम इस बात की कोई गारंटी नहीं लेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि आपके लिए पैसों का इंतजाम करना इतना इजी नहीं है, इस वजह से हमने आपको टाइम दिया था। फना ने रोते हुए कहा, डॉक्टर, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाता है मैं आपको जल्द से जल्द पैसे दे दूंगी। लेकिन प्लीज आप मेरे भाई का ऑपरेशन करने से मना मत करिए। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
मैं कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगी, लेकिन प्लीज आप ऑपरेशन करने से मना मत करिएगा। उस डॉक्टर ने फना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, देखे, मुझे नहीं लगता कि आप पैसे का इंतजाम कर पाएंगी, क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए हमें 15 लाख से 17 लाख तक चाहिए। यह सुनकर फना अपने आंखों से आंसू बहने से नहीं रोक पाई। वह इतनी मुश्किल से अपने भाई की दवाइयां का इंतजाम कर रही थी और अचानक से 15 से 20 लाख रुपए भरना उसके लिए इम्पॉसिबल था। उसका खुद का खाने का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। एक वक्त का तो खाना भी नहीं खाती थी वह। डॉक्टर की बात सुनकर फना निराश होकर अस्पताल से बाहर आ गई। वह बेसुध सी सड़कों पर चल रही थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था बार क्लब जाने के सिवा। एक वही रास्ता था जिससे वह कुछ पैसे इकट्ठे कर कर डॉक्टर को दे सकती है। फना अपना मुंह छुपाकर वहीं सड़क पर बैठकर रो रही थी। बारिश तेज होने लगी थी। अपनी जिंदगी से निराश थी। अब उसे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वह अपने भाई को बचा पाएगी। फना अपने आंसू पूंछते हुए बार क्लब गई। वहां पर जाकर उसने रेगुलर की तरह रिवीलिंग ड्रेस पहनी, जिसे पहनने के बाद वह वहां पर मौजूद लोगों को ड्रिंक सर्वे कर रही थी। लेकिन फना यह नहीं जानती थी कि एक और शख्स है जो उसे ऊपर से नीचे तक अपनी लस्ट बड़ी नजरों से देख रहा है। यह वही बदतमीज आदमी था जो स्टार्टिंग से ही फना की बॉडी को चाहता था। वह फना के साथ कुछ करना चाहता था क्योंकि फना का कोमल सा बदन मिला था जिसे वह चाहता था। उस बदतमीज आदमी ने फना को देखते हुए उसे अपनी तरफ बुलाया। फना ना चाहते हुए भी उसके पास गई और वह उसे बोली, जी सर, आपको ड्रिंक चाहिए। फना जानती थी कि वह आदमी उसे गंदी निगाहों से देख रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी सब जानते हुए भी हमें अवॉइड करना पड़ता है और न जानने का नाटक करना पड़ता है। उस बदतमीज आदमी ने फना का हाथ पकड़ लिया और उसे अजीब तरीके से सहलाने लगा और बोला, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, इधर आओ, कुछ बातें करो हमारे साथ बैठकर। फना ने अपना हाथ पीछे लेने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, लेकिन सर, मुझे और भी लोगों को ड्रिंक सर्व करना है, मैं एक वेट्रेस हूँ। तुम मुझे मना कर रही हो, उस बदतमीज आदमी ने थोड़ा सा चीढ़ते हुए कहा। इस पर फना डर गई कि अगर कस्टमर गुस्सा हो गया तो मैनेजर उसके काम के पैसे उसे नहीं देगा। इसलिए फना उस बदतमीज आदमी के बगल में मजबूरन बैठ गई। उस बदतमीज आदमी का नाम रमन था। रमन ने फना की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे सेंशुअल वे में सहलाने लगा। 19 साल की फना डर से कांप गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रमन ने फना के शरीर पर मौजूद उन काले निशानों को देखते हुए कहा, दूसरों को तुम खुश रख सकती हो, मुझे खुश रखने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें तुम्हारी एक रात की कीमत दूंगा। चुपचाप मेरे साथ कमरे में चलो और वह सब करो जो मुझे खुश करें। रमन के शब्दों को सुनकर कंपकंपी मच जाती है। फना के अंदर की हर कोई क्यों उसकी बॉडी को खरीदना चाहता है? क्या वह सबको एक चीज दिखाई दे रही है, जैसे खिलौना? एक खिलौने की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं सब उसे? वह एक इंसान है, जिंदा इंसान, जिसके दिल में फीलिंग्स है, जिसे बुरा लगता है, जिसे दर्द महसूस होता है। लेकिन कोई भी उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? उसके सामने दुनिया का वह खिलौना रूप सामने था। उसे मासूम को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है। रमन ने फना के उभारों पर अपना हाथ रखा। वैसे ही फना ने उसका हाथ दूर झटक दिया और कांपते हुए खड़ी होकर वहां से भाग गई। रमन को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने वाइन की बोतल को जोर से टेबल पर पटक दिया और मैनेजर को जोर से चिल्लाकर बुलाया। मैनेजर रमन के पास भाग कर आया। रमन उसका रेगुलर कस्टमर था।
जिस वजह से उसे नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैनेजर ने रमन से कहा, यस सर, आपको कोई प्रॉब्लम हुई? तुम्हारे यहाँ की वेटर के भाव बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना बार बंद करवाना है। वह मुझे भाव दिखाकर मुझे मना कर चली गई। ऐसी भी क्या कीमत है उसकी जो मैं नहीं चुका सकता। अब मैनेजर रमन को क्या बताता कि मिस्टर विक्रम भारद्वाज की नजर है फना पर। कुछ तो बात होगी इस लड़की के अंदर, लेकिन मैनेजर रमन को यह जवाब देकर गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। इसलिए उसने फना का साइड लेते हुए कहा, मिस्टर रमन प्लीज समझने की कोशिश करिए, उसे आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। वह अभी इस माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है और आप फिक्र मत करें, कुछ दिनों के बाद वह खुद आकर आपकी बाहों में आकर समा जाएगी और उसके बाद आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। मैनेजर कुछ इस अंदाज से बोलता है कि उसकी बात सुनकर रमन के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसे मैनेजर की बात पसंद आई थी। उसने मैनेजर से कहा, तो फिर आज के लिए किसी को मेरे पास भेज दो। इस पर मैनेजर ने अपना सिर हिला दिया और उसके बाद उसने चंपा खली को रमन को हैंडल करने के लिए कह दिया और चंपा कली अपनी अदाएं दिखाते हुए रमन को अपने जाल में फंसाकर कमरे में ले गई और उसके बाद वहां पर उनका वही सिलसिला शुरू हो गया जो हर रात को होता था। इधर फना अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को शांत कर रही थी। मैनेजर उसके पास आया और उसने फना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम मेरे कस्टमर को गुस्सा क्यों दिलाती हो? तुम जानती भी हो कि अगर एक ने भी गुस्सा किया तो उसके बाद तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगा और तुम्हारे पैसे तो तुम भूल ही जाना। इस पर फना ने रोते हुए कहा, सर मैं उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, लेकिन वह मेरे साथ क्या करना चाहते थे आप जानते हैं, मैं वह वैसी लड़की नहीं हूँ। मैनेजर ने फना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम कैसी लड़की हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कस्टमर नाराज होकर चला गया तो तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम्हें उन्हें खुश करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी डिमांड है। मिस्टर भारद्वाज भी तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। तुम इसका एडवांटेज उठाकर अपने भाई के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा कर सकती हो। तुम जानती भी नहीं हो कि मिस्टर भारद्वाज कितने पावरफुल है। उनके सामने किसी की जुबान नहीं खुलती। तुम उनसे जितने पैसे मांगोगी वह तुम्हें उतने पैसे दे देंगे। मैनेजर ने जो सजेस्ट किया था फना को। फना ने रोते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इतना बोलकर फना ने मैनेजर को धक्का देकर वहां से चली गई। मैनेजर ने फना को जाते हुए देखा और वह खुद से बोला, एक न एक दिन तुम्हें इस दलदल के अंदर अपने कदम रखने होंगे। फना वापस से ड्रिंक सर्व करने आ गई तो वहां पर उसने विक्रम भारद्वाज को देखा। विक्रम भारद्वाज वहां पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही एक बार फिर फना के पैर कंपाने लगे थे कि वह आगे बढ़ ही नहीं रही थी, लेकिन उसके कान में डॉक्टर की आवाज सुनाई दे रही थी, अगर अपने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो आपका भाई नहीं बच पाएगा। फना जब मिस्टर भारद्वाज की टेबल के पास पहुंची और उन्होंने उनके ड्रिंक के अंदर जैसे ही वाइन सर्व की, श्री भारद्वाज ने फना का हाथ पकड़ लिया। फना हड़बड़ा गई और उसने अपनी डरती हुई निगाहों से विक्रम की तरफ देखा। विक्रम उसे अपनी तीखी आंखों से देख रहा था। विक्रम ने एकदम से उसको पकड़कर अपने पास खींच लिया और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उससे देखते हुए उसके गाल पर किस कर दिया। फना की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने उसको अपनी लैप पर बैठा लिया और फिर बिना कुछ बोले वह ड्रिंक करने लगा। उसका एक हाथ फना की कमर पर था और वह चुपचाप उसकी गोद में बैठी हुई थी। आसपास के लोग यह देख रहे थे और मैनेजर तो यह देखकर सबसे ज्यादा हैरान था।
अचानक से उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आ गया कि फना के द्वारा वह मिस्टर भारद्वाज से काफी सारे पैसे ऐंठ सकता है। फना उनके बार क्लब में एक ऐसी लड़की थी जिसके अंदर पहली बार मिस्टर भारद्वाज ने इंटरेस्ट दिखाया था। शायद वह उसकी कम उम्र के ऊपर लट्टू हो गए थे। अब मिस्टर भारद्वाज की गोंद में जो लड़की बैठी हुई थी, अब उसे देखने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। वही रमन ने चोर निगाहों से फना को जब मिस्टर भारद्वाज की गोद में देखा, रमन ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। वही फना तो चुपचाप बैठी हुई थी और हिलडुल भी नहीं रही थी। वह मुश्किल से धीरे धीरे सांस ले रही थी। अगर उसने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी और मिस्टर भारद्वाज को गुस्सा दिला दिया तो मिस्टर भारद्वाज कहीं दोबारा उसके साथ वही सब ना करने लगे। विक्रम ने सिर्फ घुरकर फना की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए उसने जो ड्रिंक का गिलास पकड़ा हुआ था उसे उसके मुंह से लगा दिया। मिस्टर विक्रम जबरदस्ती फना को वाइन पिला दिए, जिससे फना का गला जलने लगा और कड़वाहट के कारण उसे खांसी आने लगी। विक्रम भारद्वाज फना के साथ बिल्कुल भी नरम नहीं थे। वह डर से कांप रही थी उनकी गोद में बैठी बैठी। मिस्टर भारद्वाज ने एक बार फिर से फना के गाल पर अपने होंठ रख दिए। उसके बाद उन्होंने फना की गर्दन पर जैसे ही अपनी उंगलियां फेरी, फना ने धीरे से कहा, सर।